हिमाचल प्रदेश का हिल स्टेशन डलहौजी एक्चुअली लॉर्ड डलहौजी ने ही स्टैब्लिश किया था 1850 में। वेरी इंटरेस्टिंग इजंट इट। तो आज की बात का शुरुआत करते हैं। क्रॉनिकल्स ऑफ द ब्रिटिश राज में आप सभी का तहे दिल से स्वागत है। मेरा नाम है अनंत त्रिपाठी। हम लोगों ने वॉरेन हेस्टिंग्स के टाइम से शुरू करते हुए लॉर्ड हार्डिंग तक के तुमने वीडियोस देख लिए होंगे, ऐसा मैं अज्यूम कर रहा हूं। लॉर्ड हार्डिंग के टाइम पर किस तरह की घटनाएं हुई थी ये हम लोगों ने पिछले एपिसोड में जाना था। आज हम लोग क्रोनोलॉजिकली अगले बड़े नाम की ओर बढ़ रहे हैं। दिस इज जेम्स ब्रून रैम्जे। जेम्स ब्रून रैम्जे, आई एम श्योर ये नाम बहुत ही कम लोगों ने सुना होगा। बेसिकली दिस इज लॉर्ड डलहौजी। लॉर्ड हार्डिंग के बाद ये गवर्नर जनरल बन के आते हैं। जनवरी 1848 से लेकर के फरवरी 1856 तक ये भारत के गवर्नर जनरल बन के रहते हैं। बहुत हैपनिंग टाइम पीरियड था ये हमारे इतिहास के लिए। और ये हार्डिंग की जगह आए थे जैसा मैंने तुम्हें बताया, और इनके जाने के बाद लॉर्ड कैनिंग आएंगे। और इनके जाने के एक ही साल के बाद तुम देखोगे कि भारत में द ग्रेट रिबेलियन ऑफ 1857 होगा। तो कुछ बड़ी डेवलपमेंट्स इस दौरान होंगी, आइए हम लोग जानेंगे और मिलेंगे लॉर्ड डलहौजी से। 1812 में ये पैदा हुए और केवल 48 इयर्स की एज में 1860 में ये मर गए। बट अपनी छोटी सी उम्र में इन्होंने काफी बड़े बड़े काम किए हुए हैं। आओ इनसे मिलते हैं। लॉर्ड डलहौजी, लेट्स बिगिन। बिफोर आई फॉरगेट, श्री राम IAS 1-on-1 मेंटोरशिप की ये फैसिलिटी आप सभी को दे रहा है। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक लिंक है, उसको क्लिक करो। उसमें कुछ बेसिक क्वेश्चंस हैं, जैसे कि क्या तुम नौकरी कर रहे हो या तुमने कोचिंग कर रखी है, तुम किस साल टारगेट करने वाले हो अपने एग्जाम को, किस ईयर में तुम्हें यूपीएससी का एग्जाम देना है, क्या सोच के रखा है तुमने, ग्रेजुएशन में क्या कर रहे हो, क्या टाइम स्लॉट तुम्हारे लिए कंफर्टेबल है। इन क्वेश्चंस को सॉल्व कर, इन क्वेश्चंस को आंसर कर दो और उसके बाद एक फ्री, कोई तुमसे पैसा नहीं चार्ज किया जाएगा। तुम्हारी बस जरूरत के हिसाब से और तुम्हारी प्रिपरेशन स्टेज के हिसाब से तुमको कुछ एडवाइस दी जाएगी, जिसको मानने या ना मानने के लिए तुम ऑफ कोर्स पूरी तरह से स्वच्छंद रहोगे। श्री राम IAS का नया इनिशिएटिव, फ्री 1-on-1 मेंटोरशिप, डू चेक इट आउट। आगे बढ़ते हैं लॉर्ड डलहौजी की ओर। लॉर्ड डलहौजी, इनका थोड़ा सा बायोग्राफी भी देख लेते हैं, जैसा कि हम लोग इस सीरीज में कर रहे हैं, क्योंकि थोड़ा जानो कि ये कौन इंसान था, तो तुम्हें इनके एक्शंस को समझने में भी धीरे धीरे आसानी मिलेगी। ये रॉयल्टी का हिस्सा थे। इनके पापा भी जो है अर्ल थे, अर्ल ऑफ डलहौजी, और ये एक स्कॉटलैंड के रहने वाले लोग थे, इनकी पूरी फैमिली। सो इज अ स्कॉटिश स्टेट्समैन। टोरी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बने, मतलब कंजर्वेटिव ग्रुप के वहां पे ये मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बने। ग्रेजुअली धीरे धीरे इनको बोर्ड ऑफ ट्रेड का प्रेसिडेंट बनाया गया। बोर्ड ऑफ ट्रेड समझ लो, पूरे यूनाइटेड किंगडम का क्या क्या ट्रेड हो रहा है उस पे नजर रखने के लिए एक बॉडी बनी थी जो कि लंदन से ऑपरेट करती थी। तो उसके ये प्रेसिडेंट बने। एंड ही वाज अ वर्काहोलिक कहते हैं शायद, सॉरी तो ये वर्काहोलिक थे। मतलब क्या मतलब हुआ कि काम को एक नशे की तरह करते थे। एल्कोहलिक तो समझते ही होगे ना, ये वर्काहोलिक थे, मतलब काम ही इनका नशा था। तो काम करने का इनको बहुत ज्यादा शौक था, या कह सकते हो कीड़ा था। आओ इनका टेन्योर देखते हैं। बहुत हैपनिंग टेन्योर है, बहुत सारी चीजें तुम्हें मैं इस वीडियो के माध्यम से बताने की कोशिश करूंगा। आई होप ये हमारे और आपके दोनों के लिए फ्रूटफुल रहे। की कंट्रीब्यूशन देखो, की कंट्रीब्यूशन थोड़ा एक हाईलाइट टाइप का इनका। फोकस ऑन मास एजुकेशन इंस्टेड ऑफ, इन एडिशन टू एलीट हायर एजुकेशन। ये हमें इनके टाइम से देखने को मिला। जो थॉमस बैबिंगटन मैकॉले का मिनट था, वो तो कहीं ना कहीं इंग्लिश एजुकेशन पे फोकस कर रहा था, और वो भी इंग्लिश एजुकेशन कुछ लोगों को दो, जो एडमिनिस्ट्रेशन और मतलब एक तरह से वो ट्रांसलेटर की तरह काम करेंगे रूलिंग क्लास में और रूल्ड में।
तो वो एलीट मॉडल था, कुछ लोगों को एजुकेट करने की बात की गई थी बस। लेकिन यहां पर हमें देखने को मिलेगा कि डेलहाउजी, हिज फोकस विल बी ऑन मास एजुकेशन। वी विल लुक एट इट हाउ। फिर हमें ऑफ कोर्स बताया जा रहा है कि इन्होंने पैसेंजर ट्रेन शुरू करी, इलेक्ट्रिक टेलीग्राफ शुरू किया और एक यूनिफॉर्म पोस्टल सिस्टम किया, शुरू भारत में स्टैब्लिश किया। He called these three as three great engines of social improvement. सामाजिक बदलाव की ये तीन बड़े इंजन, क्या क्या? रेलवेज, टेलीग्राफ एंड योर पोस्टल सिस्टम। इनके बारे में भी बात आगे करेंगे। साथ ही साथ हमें बताया जा रहा है इन्होंने पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट भी स्टैब्लिश किया, और यह भी कहा जाता है कि इनके रिफॉर्म्स, इनके मॉडर्नाइजेशन, ये बड़े कारण थे जिनकी वजह से इनके सक्सेसर लॉर्ड कैनिंग ने 1857 की क्रांति को कंट्रोल में कर लिया। नहीं तो शायद 57 में ही अंग्रेज यहां से भागने के लिए मजबूर हो जाते। लेकिन क्योंकि इन्होंने जो मॉडर्नाइजेशन किया था, रेलवे का थोड़ा थोड़ा जाल बिछना शुरू हो गया था, टेलीग्राफ से इंस्टेंट कम्युनिकेशन हो रही थी, और इस वजह से ट्रूप्स का मूवमेंट सही से कोऑर्डिनेट कर पाए लॉर्ड कैनिंग, और 1857 म्यूटिनी को दबाने में कामयाब हुए। हालांकि इनको क्रिटिसाइज भी किया जाएगा जब ये चले जाएंगे यहां से, 1856 में जाएंगे और 1857 में ही क्रांति शुरू हो जाएगी, तो इनको क्रिटिसाइज भी किया गया कि यार आप वहीं पर बैठे थे इतने साल से, आपको सुगबुगाहट नहीं हुई, पता नहीं चला कि थिंग्स आर नॉट वेल? हाउ कुड यू नॉट हैव डिटेक्टेड द अर्ली साइंस ऑफ रिबेलियन? इसके लिए इनको क्रिटिसाइज भी किया गया। इनके संग क्या एडजेक्टिव्स जोड़ सकते हो? कुछ बड़े एडजेक्टिव्स, एक्सपेंशनिस्ट थे, पंजाब को एनेक्स करेंगे, लोअर बर्मा को एनेक्स करेंगे, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स लगा के न जाने कितने छोटी छोटी रियासतों को एनेक्स करेंगे, सेंट्रलाइज करेंगे चीजों को, सब कुछ ब्रिटिश हाथों में रखेंगे, ये इनकी कोशिश होगी, और रिफॉर्म भी करेंगे। तो मिक्स्ड बैग ऑफ पर्सनालिटी है कहीं ना कहीं पर। ये रिफॉर्म तो करेंगे लेकिन एनेक्सेशन भी करेंगे और पावर्स को सेंट्रलाइज भी करते आएंगे। ही वॉज अ फर्म बिलीवर इन आइडिया ऑफ ब्रिटिश पैरामाउंटसी, दैट ब्रिटिशर्स आर सपोज टू बी द पैरामाउंट पावर ऑफ द सबकॉन्टिनेंट। इसके वो फर्म बिलीवर भी बताए जा रहे हैं। चलो इनके कुछ इवेंट्स साथ में देख लेते हैं, दैट शुड डेफिनेटली हेल्प अस। स्टार्टिंग ऑफ कोर्स विद सेकेंड एंग्लो सिख वॉर, अप्रैल 1848 से शुरू हुई, अप्रैल 1848, और करीब करीब 11 महीने चल रही है, मार्च 1849 तक। कैसे हुई ये लड़ाई, आओ बात करते हैं। फर्स्ट एंग्लो सिख वॉर हम लोग ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। मैंने तुम्हें बताया था कि फर्स्ट एंग्लो ब्रिटिश, आई एम सो सॉरी, फर्स्ट एंग्लो सिख वॉर के बाद क्या हुआ था, हमने तुम्हें बताया था। हेनरी लॉरेंस को वहां पे रेसिडेंट बना दिया गया था, और बाद में काउंसिल ऑफ रीजेंसी बन गई थी, और ये लोग मिलकर के काम कर रहे थे। हेनरी लॉरेंस इज क्रेडिटेड विद रिफॉर्मिंग पंजाबी सोसाइटी। इन्होंने काफी काम किया पंजाब के लिए, इन्होंने काफी काम किया पंजाब के लिए। पंजाब की राजनीति को समझते थे, वहां की सोसाइटी को भी ये समझते थे, ऐसा हमें बताया जा रहा है। 1848 की शुरुआत में यहां लॉर्ड हार्डिंग का टेन्योर खत्म हुआ, हार्डिंग चले ब्रिटेन। हेनरी लॉरेंस की तबीयत खराब थी, हेनरी लॉरेंस ने कहा कि बॉस मुझे भी कुछ दिनों के लिए सिक लीव चाहिए, एंड ही ऑल्सो वेंट टू इंग्लैंड अलोंग विद हार्डिंग। डेलहाउजी मीनवाइल यहां आ गए, और डेलहाउजी ने हेनरी लॉरेंस की जगह एक इंसान जिनका नाम बताया जा रहा है सर फ्रीडरिक करी, इनको पंजाब में लाहौर में रेसिडेंट अपॉइंट किया। हेनरी लॉरेंस के बाद जाने के बाद लोगों को लगा था कि हेनरी लॉरेंस के छोटे भाई जॉन लॉरेंस बनेंगे, बिकॉज ही वॉज ऑल्सो वेरी केपेबल, ही अंडरस्टूड पंजाबी सोसाइटी एंड पॉलिटिक्स, कि जॉन लॉरेंस को रेजिडेंट बनने की रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जाएगी। लेकिन डेलहाउजी ने फ्रीडरिक करी को दे दी, और फ्रीडरिक करी जो है वो एक लीगलिस्ट थे, वो बहुत कानून समझाते थे लोगों को, है ना, और थोड़ा सा स्ट्रिक्ट से थे, उनको ज्यादा समझ नहीं थी
पंजाब में कैसे राजनीति की जाती है, पंजाब में कैसे कोर्ट के तमाम फैक्शंस को साथ में लेके चलना होता है, उन्हें इसका अंदाजा ग्राउंड रियलिटी का नहीं था। फ्रीडरिक करी जब रेजिडेंट बने तो जॉन लॉरेंस और उनके साथ के और जो केपेबल ऑफिसर्स थे जैसे कि जॉन निकल्सन, वो इस बात से खुश नहीं थे। जॉन लॉरेंस आगे जाके वाइसरॉय बनेंगे, समझे, और जॉन निकल्सन भी बहुत बहुत ब्रिलियंट ऑफिसर हैं, इनसे भी हम लोग मिलेंगे आगे जाकर के, ठीक है। अच्छा, तो ये कुछ इस तरह की सिचुएशन थी। फ्रीडरिक करी आ गए। फ्रीडरिक करी ने क्या किया कि आते साथ ही इन्होंने टैक्सेस बढ़ा दिए, जो टैक्सेस इंटरनली कलेक्ट हो रहे थे वो बढ़ा दिए इन्होंने। इसका विरोध किया मुल्तान के दीवान मूल राज ने। ये देखो उनकी फोटो। दीवान मूल राज ने इस बात का को अपोज किया। Why are you raising taxes? उनके साथ के लोगों ने 2 ऑफिसर्स, ब्रिटिश ऑफिसर्स जो टैक्स वसूलने गए थे, उनको मार डाला। एंड यहीं से लड़ाई शुरू हो जाती है। अंग्रेजों ने इसको ब्रूटली सप्रेस, जो मुल्तान का विद्रोह था दीवान मूल राज का, उसको अंग्रेजों ने ब्रूटली सप्रेस करने की कोशिश करी। और यह बात बाकी सिख सरदारों को नहीं अच्छी लगी और सेकेंड एंग्लो सिख वॉर शुरू हो गई। हैवी ड्यूटी फाइटिंग हुई। दोनों साइड्स को फिर से एक बार समझ में आया कि भाई द वॉरियर्स ऑफ द अदर साइड आर वेरी गुड। अंग्रेजों ने लोहा माना सिख बहादुरी का और सिखों ने भी लोहा माना अंग्रेजी लीडरशिप का, अंग्रेजी स्ट्रैटेजी का। इवेंचुअली बहरहाल यह हुआ कि भाई सिख आर्मी हार गई। लार्ज टेरिटरी वॉज एनेक्स्ड बाय ईस्ट इंडिया कंपनी। ईस्ट इंडिया कंपनी ने काफी बड़ी टेरिटरी एनेक्स कर ली। डलहौजी ने सीधे सीधे एनेक्सेशन कर लिया पूरे पंजाब का, और वो टेरिटरी जिसको बाद में आगे जाके बनाएंगे नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस, NWFP, जो आज के जमाने में पाकिस्तान में खैबर पख्तूनख्वा कहा जाता है, वो रीजन भी इसी समय इन्होंने एनेक्स कर लिया। एनेक्सेशन के बाद इन्होंने क्या किया, इन्होंने कहा कि अब 3 मेंबर, अब तो भाई रीजेंसी का, अब जब कोई रीजेंट ही नहीं रहा, कोई राजा ही नहीं रहा, तो रीजेंसी क्या होगी? तो वो रीजेंसी भी बर्खास्त हो गई, काउंसिल ऑफ रीजेंसी। उसकी जगह 3 मेंबर बोर्ड ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन स्टैब्लिश किया गया, हेडेड बाय हेनरी लॉरेंस। जॉन लॉरेंस भी इसमें मौजूद थे। और यहां पर हेनरी लॉरेंस ने अपने यंग मैन के साथ, इनके जो ऑफिसर्स थे जैसे कि जॉन निकल्सन, जॉन लॉरेंस, इन सबको कहते थे लॉरेंसेस यंग मैन। These were very talented British officers who put their heart and soul into the development of Punjab. और इन्होंने पंजाब के इंफ्रास्ट्रक्चर को काफी बेहतर बनाया, इंटरनल कनेक्टिविटी दी, एटसेट्रा एटसेट्रा, कैनाल्स बनाए, पोस्टल सिस्टम अच्छा किया, करप्शन खत्म करी। इसलिए इनका नाम जो है काफी इज्जत से लिया जाता है, लॉरेंस ब्रदर्स, जॉन निकल्सन एटसेट्रा। ये सब क्या कहलाते हैं? लॉरेंसेस यंग मैन। तो एक बोर्ड ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन बना और बोला गया कि अब यही सारा प्रशासन संभालेगा पंजाब का। 1853 में आते आते हेनरी लॉरेंस को ट्रांसफर करके राजपुताना भेज दिया गया। और 1856 में जब डलहौजी अवध को एनेक्स कर लेंगे, उसके बाद वहां पर अवध में रेसिडेंट के तौर पे हेनरी लॉरेंस भेजे जाएंगे। चीफ कमिश्नर ऑफ अवध कहकर के इनको भेजा जाएगा। और जब 1857 की म्यूटिनी होगी तो हेनरी लॉरेंस को रेसिडेंसी में मार डाला जाएगा। मीनवाइल उनके छोटे भाई जॉन लॉरेंस, इनको बना दिया जाएगा फर्स्ट चीफ कमिश्नर ऑफ पंजाब। पहले तो बोर्ड ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन बनाया गया, फिर इसको भी 1853 आते आते बर्खास्त कर दिया गया और उसकी जगह चीफ कमिश्नर सिस्टम लगा दिया गया। पहले चीफ कमिश्नर बने जॉन लॉरेंस और आगे जाके जॉन लॉरेंस वाइसरॉय भी बनेंगे। ठीक है, ओके, फेयर एनफ। तो ये था रिजल्ट ऑफ द वॉर।
इसी वॉर में जो सेकेंड एंग्लो सिख वॉर थी, इसमें कहा जाता है कि पहली बार वॉर फोटोग्राफी देखने को मिली। मिडिल ऑफ द 19th सेंचुरी में ही फोटोग्राफ का आविष्कार हुआ था, फोटोग्राफी का आविष्कार हुआ था, कैमरे का। और पहली बार हमें देखने को मिल रहा है कि एक ब्रिटिश आर्मी में सर्जन थे, जॉन मैकॉश। इन्होंने कई सारी फोटो इस वॉर के दौरान खींची, जैसे कि दीवान मूलराज की फोटो जो तुमने देखी, वैसे ही और भी इन्होंने कई सारी फोटोज खींची। और इसको बोला जाता है दिस इज द ऑफिशियल स्टार्ट ऑफ वॉर फोटोग्राफी। तो पहले वॉर फोटोग्राफर दुनिया के कौन हो गए? जॉन मैकॉश, जिन्होंने सेकेंड एंग्लो सिख वॉर में इस टेक्नोलॉजी का यूज किया। मूविंग ऑन, अगली बड़ी घटना देखो, यह हो रही है सेकेंड एंग्लो बर्मीज वॉर। फर्स्ट एंग्लो बर्मीज वॉर हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, 1824 और 26 के बीच में हुई थी। ट्रीटी ऑफ यानडाबो हुआ था। अब उसके करीब 25 साल बाद हमें पता चल रहा है कि अब सिचुएशन एक बार फिर से ब्रिटेन और बर्मा के बीच में, ईस्ट इंडिया कंपनी और बर्मा के बीच में टेंस हो जाएगी। कुछ माइनर ट्रेड डिस्प्यूट्स निकल के आएंगे दोनों के बीच में। और डेलहाउजी, बीइंग द एक्सपेंशनिस्ट पर्सन दैट ही वाज, ही रिजॉर्टेड टू गन बोट डिप्लोमेसी। इन्होंने ईस्ट इंडिया कंपनी की, ब्रिटिश नेवी की गन बोट्स भेज दी रंगून पे। रंगून वॉज द पोर्ट सिटी ऑफ बर्मा, लोअर बर्मा मुझे कहना चाहिए। वहां भेज दी और वहां पे लोगों को डरा धमका के थोड़ी सी लड़ाई भी चली। देखो, थोड़ी सी लड़ाई भी चली जिसमें अंग्रेज जीत गए बिकॉज ऑफ देयर रिसोर्सेज एंड ऑल। और इन्होंने पेगू प्रोविंस एनेक्स कर लिया। पेगू प्रोविंस बोले तो ये जो पिंक कलर का दिख रहा है, ये जो येलो दिख रहा है ना तुम्हें, ये और ये तो फर्स्ट वॉर में ले लिया था, ट्रीटी ऑफ यानडाबू से ले लिया था। ये पिंक वाला, इसको बोलते थे पेगू प्रोविंस। इरावदी नदी का डेल्टा, लोअर रीजन है, तो इसका नाम इन्होंने पेगू से बदल के कर दिया लोअर बर्मा। लोअर बर्मा रीजन इन्होंने एनेक्स कर लिया। रंगून देखो यहीं पर है, ये शहर, ये पूरा एनेक्स हो गया। जो ये बर्मा की डायनेस्टी थी, कोनबोंग डायनेस्टी उसे कह रहे हैं, अब वो केवल एक लैंडलॉक्ड स्टेट बन के रह गई। और 1885 में थर्ड एंग्लो बर्मीज वॉर होगी डफरिन के समय, और उसमें ये अपर बर्मा भी ले लिया जाएगा, एनेक्स कर लिया जाएगा, और ये पूरा हिस्सा बन जाएगा इंडिया का। उसकी बात बाद में करेंगे। याद रखो, दिस इज पेगू, रंगून वाला इलाका, लोअर डेल्टा ऑफ इरावदी। ये पेगू प्रोविंस एनेक्स कर लिया डेलहाउजी ने, और इसको नाम दे दिया गया लोअर बर्मा। डेलहाउजी का सबसे ज्यादा काम जो याद किया जाता है वो किया जाता है कि भाई इन्होंने डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स को बहुत ज्यादा अग्रेसिवली इस्तेमाल किया। व्हाट इज डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स? एक लाइन में डेफिनेशन यहां लिखी है कि अगर भाई रूलर अपने किसी चाइल्ड के बिना या ईयर के बिना मर जाए, जो उसका बायोलॉजिकल चाइल्ड नहीं है, मान लो मेल चाइल्ड, और उसकी डेथ हो गई या वो मरने वाला है, तो उसको अडॉप्शन नहीं अलाउ किया जाएगा कि वो किसी को गोद ले ले और नियुक्त कर दे अपना एयर। ये नहीं हो सकता। तो इसको बोलने का तरीका क्या हो गया? इन केस द रूलर ऑफ एन इंडिपेंडेंट स्टेट डाइड चाइल्डलेस, द राइट ऑफ रूलिंग द स्टेट रिवर्टेड और लैप्स्ड टू द सुजरेन। सुजरेन मतलब द पैरामाउंट पावर। तो अगर किसी रियासत के राजा मर गए, उनके कोई बायोलॉजिकल चाइल्ड नहीं है, किसी को उन्होंने पहले से अडॉप्ट नहीं किया हुआ था, एकदम आखिरी मौके पे किया हुआ है, तो वो सब नहीं माना जाएगा और वो रियासत किसके पास चली जाएगी? अंग्रेजों के पास चली जाएगी, एनेक्स हो जाएगी। ये हो गया डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स। इसको सबसे ज्यादा इस्तेमाल किया डेलहाउजी ने, बट इट वॉज नॉट हिज इन्वेंशन। ये पहले से यूज करते अंग्रेज चले आ रहे थे। इसका सबसे फेमस एग्जाम्पल है कित्तूर। यह कर्नाटका का बेलगावी डिस्ट्रिक्ट है, बेलगाम डिस्ट्रिक्ट है, जो कि महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटका बॉर्डर पे है।
यहां की बात मैं तुम्हें थोड़ा सा बताना चाहूंगा कि तूर एक प्रिंसली स्टेट था। वहां के राजा की वाइफ का नाम था रानी चेन्नम्मा। 1778 में यह बहादुर औरत पैदा हुई और 1829 में इनकी डेथ होगी। फैसिनेटिंग स्टोरी थी इनकी भी। इनके हस्बैंड की डेथ हो जाती है 1816 में। हस्बैंड का और इनका एक बेटा होता है, लेकिन वो बेटा भी 1824 में मर जाता है। अंग्रेज इनको दूसरे बच्चे को गोद अडॉप्ट नहीं करने देते। वो कहते नहीं भाई, अडॉप्शन इज नॉट अलाउड, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स लगाएंगे। 1824 में ये हो रहा है। सोचो, इस समय तो डेलहाउसी नहीं आए थे ना। EIC refused to let her adopt a kid. She wanted to adopt a kid, but they said no. तो लड़ाई शुरू हो गई। इन्होंने रिबेलियन कर दिया। इसे कहते हैं कि तूर रिवोल्ट। शुरुआत में इनको जीत हासिल हुई। इन्होंने एरिया के कुछ ऑफिसर्स को, कलेक्टर को, उन सबको मार दिया जो इनको रोकने के लिए आए थे। लेकिन बाद में ब्रिटिश दे हैड सुपीरियर फोर्सेस और इनको अरेस्ट कर लिया गया और ये जेल में 1829 में फिर इनकी डेथ हो गई। इसे ही कहते हैं रानी चेन्नम्मा का विद्रोह। The doctrine was formally articulated by the Court of Directors in 1834. Doctrine of Lapse को 1834 में Court of Directors ने formally establish कर दिया था, अनाउंस कर दिया था कि भाई ये हमारी पॉलिसी होने वाली है। और इसका कई छोटे छोटे राज्यों, रियासतों के ऊपर यूज भी किया गया। लेकिन भाई इन्होंने तो रिकॉर्ड ही तोड़ दिया डेलहाउसी ने। He became very aggressive with this doctrine. देखो कई सारे, ये थोड़ा टाइमलाइन सा मैंने दे दिया तुमको, इसमें से 2-3 डेट अगर याद रख पाओगे तो अच्छा रहेगा, क्योंकि यूपीएससी प्रीलिम्स में तुम्हें क्रोनोलॉजी भी दे सकती है। तो 1-2 डेट भी अगर याद हो गई तो अपना क्वेश्चन क्रैक हो जाएगा। सबसे पहले एग्जाम्पल जो डेलहाउसी ने जिनके ऊपर ये डॉक्ट्रिन लगाई, वो बताया जा रहा है सतारा। सतारा शिवाजी की रियासत थी भाई। भोसले यहां पर रूल कर रहे थे। यहां पर इन्होंने डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स लगा दी और 48-49 में इसको कैप्चर कर लिया। फिर हमें बताया जा रहा है जैतपुर, और जैतपुर तुम्हारा हो गया महोबा डिस्ट्रिक्ट में। संबलपुर उड़ीसा में, इन दोनों को भी किया 1849 में। हिमाचल प्रदेश से बाघल रियासत को 1850 में। एक उदयपुर नाम का स्टेट था जो कि छत्तीसगढ़ में था, उसको भी इन्होंने कैप्चर कर लिया। कुछ बड़े एग्जाम्पल याद रखने की कोशिश करना। झांसी और नागपुर 1854 में इन्होंने कैप्चर किया। तंजौर, आरकोट, ये दोनों तमिलनाडु में, इनको किया 1855 में। ऑल दिस क्रिएटेड वाइड स्प्रेड डिस्कंटेंट अमंग द रूलिंग क्लासेस कि यार आप एकदम ही रैंडम जिसको मन कर रहा है उसे एनेक्स कर ले रहे हो। ये किस किस्म की आपकी ग्रीड है। और ये डिस्कंटेंट विल ट्रांसलेट इनटू दिस रूलिंग क्लास प्रोवाइडिंग लीडरशिप इन द म्यूटिनी ऑफ 1857। तो कहीं ना कहीं 1857 की म्यूटिनी के लिए ये इनके जो एग्रेसिव एक्शंस थे, ये जिम्मेदार ठहराए जाएंगे हमेशा। फिर देखो 1856 में, फरवरी 1856 को इन्होंने अवध एनेक्स कर लिया। जो आखिरी नवाब थे अवध के, जिनका नाम बताया जाता है वाजिद अली शाह। दिस इज हिज फोटो, लुक एट हिज ड्रेस। ये अंगरखा स्टाइल थी इनकी, ये इनका फैशन स्टेटमेंट था। देख रहे हो ना किस किस्म से यहां पे कट है एक, ये इनका फैशन। दिस इज नॉट अ वार्डरोब मैल फंक्शन, ये मत समझना, ये इनका फैशन स्टेटमेंट था। ये ऐसे ही तैयार होते थे और ऐसे ही इनकी कई पेंटिंग्स भी तुम्हें मिलेंगी। अंगरखा पहनने का इन्होंने फैशन शुरू किया था ये इस तरह से। वाजिद अली शाह, ठीक है, देख रहे हो 1847 में ये बने थे। और बस इनके समझ लो जो है क्या कहते हैं 9 साल की वर्षगांठ बनाए जाने वाली थी। फरवरी में ही बने थे और फरवरी में ही इनको हटा दिया गया 2 दिन पहले। इनकी एनिवर्सरी आने वाली थी राजा बनने की, 2 दिन पहले 13 फरवरी को इनका वो हुआ था शुरुआत टेन्योर की।
11 फरवरी को इनको उठा लिया गया, इनसे कहा गया कि भाई तुम चले जाओ कलकत्ता। कलकत्ता इनको एग्जाइल कर दिया गया और अवध इन्होंने एनेक्स कर लिया। वाजिद अली शाह, he is known for patronizing culture a lot. He himself wrote ठुमरीज। ठुमरी एक तरह की हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत का एक फॉर्म है। ये खुद ठुमरी लिखते थे, कथक परफॉर्मेंस कोरियोग्राफ करते थे। He was a multi-talented person. Some would say that he was not fit for the job of Nawab, probably. और अंग्रेजों ने इनके ऊपर जबरदस्ती आरोप लगाए और कहा कि भाई आप अवध को गवर्न नहीं कर पा रहे हैं। एंड इनके तो बेटा बेटा सब था, इनके ऊपर डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स नहीं लगा पाए डेलहाउसी, लेकिन कैप्चर करना था तो इन्होंने लगा दिया कि भाई आप मिस गवर्नेंस कर रहे हैं। सो इन द इंटरेस्ट ऑफ द वाइडर पब्लिक हम आपका अवध एनेक्स कर ले रहे हैं। दिस गाय वॉज एक्साइल्ड टू कैलकाटा, गिवन अ लिबरल पेंशन। और ये भी बात बहुत सारे लोगों को हजम नहीं हुई। जो अवध के नोबल्स थे, जिनको बोलते हैं तालुकदार्स, सिमिलरली जो इनकी बंगाल नेटिव इन्फेंट्री थी, वहां पर बहुत सारे जो सिपाही थे वो अपर कास्ट अवधी और पूरबिया रीजन के थे। दे डिड नॉट लाइक इट। उन्हें लगा कि यार भाई हम अंग्रेज और अवध तो लगातार एलाई थे, हम आपकी सेना में ज्वाइन हुए, हमारे ही बेसिस पे आप पंजाब जीत रहे हो और आज आपने हमारे ही नवाब की पीठ में छुरा घोंप दिया और एनेक्स कर लिया पूरी जमीन। तो बंगाल नेटिव इन्फेंट्री के सिपाही जैसे कि मंगल पांडे, दे वर एब्सोल्युटली हर्ट, एंड दिस हर्ट, this anger of Talukdars and the soldiers will translate into 1857 mutiny. नवाब वाजिद अली शाह की ही एक बीवी थी जिनका नाम बताया जाता है बेगम हजरत महल। She will lead the mutineers in Awadh. मिलेंगे इनसे भी आगे की क्लासेस में, आई एम श्योर इनका जिक्र आता रहेगा। तो एनेक्सेशन ऑफ अवध ये भी एक बड़ा फैसला था डलहौजी का, ये उनका आखिरी फैसला था। इसके बाद फिर ये अपना निकल गए, फरवरी में ही उनका टेन्योर खत्म भी हो गया था। अच्छा, कुछ और बातें इनके बारे में जानना हम लोगों के लिए जरूरी है एज अ यूपीएससी एस्पिरेंट। इसी समय 1854 में वुड्स डिस्पैच आया। वुड्स डिस्पैच आया। दिस इज कॉल्ड एज मैग्ना कार्टा ऑफ इंग्लिश एजुकेशन इन इंडिया। मैग्ना कार्टा मतलब हो गया द मैग्निफिसेंट चार्टर, the magnificent charter of India, magnificent charter of English education in India. ये है चार्ल्स वुड, सर चार्ल्स वुड। he was a Whig politician, he was a Whig politician और ये बोर्ड ऑफ कंट्रोल के प्रेसिडेंट थे। याद करो 1784 में पिट्स एक्ट आया था जिसमें दो बॉडीज बना दी गई थी, एक तो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर रहेगा, दूसरा बनाया गया था 6 मेंबर का बोर्ड ऑफ कंट्रोल, जो इनके सारे मैटर्स को देखेगा, एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड मैटर्स को देखेगा, नजर रखेगा, कंट्रोल में रखेगा। जो क्राउन के लोग थे, गवर्नमेंट, इंग्लिश गवर्नमेंट के लोग थे, तो उस बोर्ड ऑफ कंट्रोल के ये प्रेसिडेंट थे। आगे जाकर के जब 1858 में क्राउन रूल आ जाएगा, ईस्ट इंडिया कंपनी अबॉलिश हो जाएगी, वाइसरॉय हो जाएगा गवर्नर जनरल का एक और टाइटल, तो एक नया टाइटल बनाया जाएगा सेक्रेटरी ऑफ स्टेट, जो लंदन में बैठेगा। वाइसरॉय विल रिपोर्ट टू सेक्रेटरी ऑफ स्टेट। तो ये चार्ल्स वुड, सर चार्ल्स वुड विल बिकम द सेक्रेटरी ऑफ स्टेट एज वेल लेटर। अभी तो ये प्रेसिडेंट ऑफ बोर्ड ऑफ कंट्रोल थे, ऐसा ध्यान में रखो। 1854 में इन्होंने कुछ सजेशंस भेजे डलहौजी को रिगार्डिंग इंडियन एजुकेशन रिफॉर्म्स। These are collectively called as Woods Dispatch. ये सजेशंस क्या थे? कुछ बड़े बड़े पॉइंटर्स मैं यहां पर लिख के लाया हूं आपके साथ डिस्कस करने के लिए। प्रिटी स्ट्रेट फॉरवर्ड, प्रीलिम्स में इस तरह के क्वेश्चन आ सकते हैं, तो एक बार नजर मार लेते हैं, ठीक है। इन्होंने बोला कि हर प्रोविंस में एक डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन खोला जाएगा
और एजुकेशन मासेस को मिलेगी, केवल हायर एजुकेशन एलिट्स को दे देना ही गवर्नमेंट की जिम्मेदारी नहीं रहेगी, मासेस को भी एजुकेशन देना है, स्पेशली प्राइमरी एजुकेशन देना है, यह जिम्मेदारी होगी डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन विच विल बी ओपन एट एवरी प्रोविंशियल लेवल। फिर इन्होंने कहा कि हमें कलकत्ता, बंबई, मद्रास, यहां पर यूनिवर्सिटीज खोलनी चाहिए ऑन द लाइंस ऑफ यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड इन लंदन। और ये यूनिवर्सिटी केवल पढ़ाएंगी ही नहीं, इनका काम होगा एग्जामिनेशन कंडक्ट कराना मेजरली, कॉलेजेस इनसे एफिलिएशन लेंगे और ये यूनिवर्सिटी रेगुलर एग्जाम कंडक्ट कराएंगी, क्वालिटी मेंटेन करेंगी। इस वजह से इन्होंने कहा कि तीनों प्रेसिडेंसी टाउन्स में यूनिवर्सिटी खुलनी चाहिए। और आपको जान के खुशी होगी कि 1857 में यूनिवर्सिटीज खोली गई, कलकत्ता, मद्रास और बॉम्बे, तीनों जगह 1850। इनके कुछ रिकमेंडेशंस माने गए, कुछ नहीं माने गए, कुछ माने गए लेकिन इंप्लीमेंटेशन बहुत अच्छा नहीं हो पाया, बट स्टिल इट इज कंसिडर्ड एज द मैग्ना कार्टा ऑफ इंग्लिश एजुकेशन। फिर देखो और क्या किया इन्होंने कहा कि प्राइमरी एजुकेशन जो बच्चों को दी जाएगी वो उनकी मातृभाषा में दी जाएगी, वर्नैक्युलर में दिया जाएगा, उसमें कोई फॉरेन भाषा नहीं घुसाई जाएगी। अच्छा भी है, सही बात भी है कि नहीं भाई, जब बच्चा बड़ा हो रहा है तो उसको सोचना सिखाइए, भाषा पे फोकस ना करिए, उसको सोचना सिखाइए, और सोच सबसे अच्छा हम सकते हैं अपनी मातृभाषा में। So primary education through vernacular. He also suggested that we need teacher training institutions. Teachers की सैलरी बढ़ाई जाए। इस तरह की बातें भी इन्होंने करी। फिर इन्होंने कहा कि जो प्राइवेट स्कूल्स हैं, जो प्रॉपर क्वालिटी गाइडलाइंस मेंटेन करते हैं, उनको आप थोड़ी सी आर्थिक सहायता दीजिए, उनको फंड्स दीजिए, उन्हें ग्रांट्स इन एड दीजिए, ताकि केवल गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी ना रह जाए सबको एजुकेट करना, प्राइवेट पार्टिसिपेशन भी आए, उनको ग्रांट्स सरकार दे सकती है। तो इस तरह से इन्होंने ग्रांट्स इन एड की बात भी करी। फिर इन्होंने कहा कि फीमेल एजुकेशन पे काम करना चाहिए हमें, केवल मेल एजुकेशन नहीं, प्राइमरी एजुकेशन शुड बी एक्सेसिबल टू मासेस। सेक्युलर और प्रैक्टिकल सब्जेक्ट जैसे कि फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, ये सब पढ़ाए जाए, साइंसेस, दिस इज व्हाट नीड्स टू बी टॉट। इन्होंने कहा कि देयर शुड बी अ प्रॉपर हायरार्की, प्राइमरी, मिडिल एंड हाई स्कूल, यूनिवर्सिटी लेवल, सबका एक अलग अलग हायरार्की होना चाहिए, ग्रेड होना चाहिए, और सब में अलग अलग नियम होने चाहिए। जैसे प्राइमरी में तुम्हें मिलेगी एजुकेशन वर्नाक्युलर में, मिडिल में थोड़ा सा मिक्स करके मिलेगी, वर्नाक्युलर प्लस इंग्लिश, हायर एजुकेशन तुमको मिलेगी इंग्लिश लैंग्वेज में। ये सारी बातें इन्होंने सजेशंस दिए। यहां पर मैं छोटा सा एक हल्का सा पॉज लेके फीमेल एजुकेशन के बारे में तुम्हें एक दो फैक्ट्स और बता देना चाहता हूं, ठीक है। तो पहले तो ये समझो कि फीमेल एजुकेशन के एरिया में जो सबसे पहले इनिशिएटिव्स लिए गए वो मिशनरीज ने लिए, जो चर्च के लोग थे ना, जो लोगों को यहां पर अपने धर्म को फैलाने के लिए आए हुए थे बंगाल में। तो जो मिशनरीज थे, चाहे वो डच एरिया में रह रहे हो या ब्रिटिश एरिया में या फ्रेंच एरिया में रह रहे हो, इन लोगों ने अर्लीस्ट इनिशिएटिव लिया। हमें बताया जा रहा है कि 1818 में मैरी एन कुक, इन्होंने पहला फीमेल स्कूल, गर्ल स्कूल खोला, गर्ल एजुकेशन के लिए स्कूल खोला। लेकिन इन स्कूल्स में मोस्टली तुम्हारे यूरोपियन बच्चे आ रहे थे या अपर कास्ट के लोग आ रहे थे, सो दे वर एलिटिस्ट। ग्रेजुअली यहां पे अब इंडियंस इनिशिएटिव लेंगे और वो अपने लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। पहला इनिशिएटिव है सावित्रीबाई फूले का। सावित्रीबाई फूले अलॉन्ग विद हर हस्बैंड ज्योतिबा फूले, इन्होंने 1848 में भीडेवाड़ा नाम की जगह पर पुणे में पहला महिलाओं के लिए स्कूल खोला, जिसमें शोषित समाज की महिलाएं, एक्सप्लॉइटेड क्लास की फीमेल्स वर ऑल्सो मोस्ट वेलकम टू कम एंड स्टडी।
इनफैक्ट सावित्रीबाई फुले इज कंसिडर्ड टू बी द फर्स्ट फीमेल टीचर कमिंग फ्रॉम इंडिया। ठीक है, ये और इनके हस्बैंड दोनों ही लोग बहुत ही प्यारी पर्सनालिटीज हैं यार। देखो, ये देखो ना, ज्योतिबा फूले क्या कह रहे हैं, शिक्षा उसे कहते हैं जो सही को सही और गलत को गलत कहने की क्षमता को विकसित करता है। और सावित्रीबाई क्या कह रही हैं, स्वाभिमान से जीने के लिए पढ़ाई करो। से दे रियली इनकरेज्ड इंडियन फीमेल्स टू टेक अप एजुकेशन। तो इनका स्कूल ये सबसे पुराना बताया जाता है भारत में, 1848 में खोला गया था ये, भीडेवाड़ा, पुणे में। इसके बाद हमें कलकत्ता की भी एक डेवलपमेंट ध्यान रखनी चाहिए। एक नाम बताया जा रहा है, जॉन एलियट ड्रिंक वाटर बेथ्यून। जॉन एलियट ड्रिंक वाटर बेथ्यून, ये डलहौजी के जानने वाले थे और 1849 में कलकत्ता में इन्होंने डलहौजी की मदद से एक गर्ल्स स्कूल खोला। दिस इज बीइंग कॉल्ड एज फर्स्ट गवर्नमेंट सपोर्टेड गर्ल्स स्कूल इन इंडिया। 1849 में यह खोला गया और बाद में इसका नाम पड़ गया बेथ्यून कॉलेज। यह अभी भी एग्जिस्ट करता है। जॉन एलियट ड्रिंक वाटर बेथ्यून, इन्होंने 1849 में अपना स्कूल खोला और पहला स्कूल ओपन बाय द फूलेज। और देखो, और भी बड़ी प्यारी प्यारी चीजें उन्होंने कर रखी हैं यार। डलहौजी ने पैसेंजर रेलवेज इंडिया में शुरू किया। पहली रेलवे लाइन अगर देखोगे तो वो कार्गो वार्गो लेने के लिए, माल ढोने के लिए बन चुकी थी मद्रास में 1835 में ही, लेकिन पहली पैसेंजर लाइन अब जाकर के डलहौजी के टाइम पर स्टार्ट हो रही है। बोरीबंदर बोले तो बॉम्बे से थाने करीब 34 किलोमीटर लंबी लाइन 16th of April 1853 से स्टार्ट हुई। This was the first passenger service launched in the Indian subcontinent. It was done under Lord Dalhousie. 14 coaches and around 400 passengers traveled on this first journey. तो यह भी अपने आप में एक बड़ी घटना बताई जाती है। फिर 1853-54 में इन्होंने कलकत्ता से आगरा की पहली टेलीग्राफ लाइन शुरू करी। पहली लॉन्ग डिस्टेंस जो टेलीग्राफ लाइन इंडियन सबकॉन्टिनेंट में आई वो इसी समय आई, कलकत्ता से लेके आगरा तक। टेलीग्राफ से क्या होगा, मोर्स कोड के थ्रू आप कम्युनिकेट कर सकते हैं। अब तुम समझ सकते हो कि ये टेलीग्राफ लाइन कितना हेल्प करेगी इन्हें जब म्यूटिनी फैलेगी, क्योंकि ये तुरंत कम्युनिकेट कर पाएंगे कि भाई यहां पे डिस्टरबेंस हो रही है, आप हमारी हेल्प करिए। तो अलग अलग एरियाज से इनकी हेल्प करने बाकी सेना पहुंचेगी। 1854 में इन्होंने यूनिफॉर्म पोस्टेज सिस्टम शुरू कर दिया, बहुत ही सस्ती दर का और एफिशिएंट पोस्टल सिस्टम, सो दैट पीपल कैन कम्युनिकेट क्विकली और एक भरोसेमंद तरीके से कि भाई आपने डाक भेजी है तो वो पहुंच जाएगी। तो ये भी इनके कुछ बड़े अचीवमेंट्स हम लोगों को बताए जा रहे हैं। पीडब्ल्यूडी इन्होंने एस्टैब्लिश किया 1854 में। रुड़की इंजीनियरिंग कॉलेज जो लॉर्ड हार्डिंग के टाइम पर खुला था, रुड़की इंजीनियरिंग कॉलेज 1847 में लॉर्ड हार्डिंग के टाइम पे खुला था, जेम्स थॉमसन ने किया था ओपन उसे। उसको सपोर्ट बेंटिंग कह रहा हूं, माफी चाहूंगा, डलहौजी ने भी दिया। उसको सपोर्ट लॉर्ड डलहौजी ने भी दिया, उसको एनकरेज किया रुड़की इंजीनियरिंग कॉलेज को। तो रुड़की इंजीनियरिंग कॉलेज की डेवलपमेंट में डलहौजी की भी का भी योगदान है, हार्डिंग का है, जॉन थॉमसन का है, साथ ही साथ लॉर्ड डलहौजी का भी है। अच्छा, एक और बात, he also promoted a lot of other reforms such as widow remarriage, ban on female infanticide, etc. तो इसमें एक की बात मैं जरूर करूंगा, डलहौजी was a proponent of widow remarriage. भाई सती तो हमने अबॉलिश कर दी थी विलियम बेंटिंक ने 1829 में, लेकिन अब ठीक है सती नहीं होने दे रहे हैं औरत को, तो उसके पास अब ऑप्शन क्या है, उसको अपना नॉर्मल जीवन जीने का हक है कि नहीं। एज अ विडो शी वॉज ट्रीटेड विद अ लॉट ऑफ डिसडेन, उनको पूरे समाज से अलग थलग कर दिया जाता था। तो अगर आप उनको रीमैरिज की वो नहीं दे रहे हैं इजाजत,
तो फिर क्या फायदा, आप उनको अच्छा जीवन नहीं दे रहे, तो आपने उन्हें मरने से बचाया क्यों? तो इस तरह का आर्ग्यूमेंट इंडिया में आ रहा था। एंड लॉर्ड डेलहाउसी सपोर्टेड विडो रीमैरिज। साथ ही साथ ये जो फोटो आप देख रहे हैं, ये है ईश्वर चंद्र विद्यासागर की। बहुत बड़ा नाम है ये भारतीय रिफॉर्मर्स में। 26 सितंबर 1820 को ये पैदा हुए बच्चों, और 29 जुलाई 1891 को इनका देहांत होगा। ईश्वर चंद्र विद्यासागर, मैसिव पर्सनालिटी, एक बहुत ही साधारण से घर से निकल के आए और अपनी पढ़ाई, अपनी नॉलेज से इन्होंने अपना इतना नाम किया कि 1851 आते आते ही बिकेम द प्रिंसिपल ऑफ कैलकाटा संस्कृत कॉलेज। कैलकाटा संस्कृत कॉलेज जिसको लॉर्ड एमहर्स्ट ने 1824 में खोला था, थॉमस बैबिंगटन मैकॉले और जेम्स प्रिंसेप के कहने पर, उस कॉलेज के प्रिंसिपल बन के बैठ गए ईश्वर चंद्र विद्यासागर। और इन्होंने अनाउंस किया that even the non-Brahmins can come and learn Sanskrit. अभी तक केवल ब्राह्मणों ने अपनी मोनोपोली बना रखी थी संस्कृत पर। इन्होंने कहा कि कोई भी कास्ट का इंसान आकर के संस्कृत सीख सकता है कैलकाटा संस्कृत कॉलेज में। सो ही मेड संस्कृत अवेलेबल टू मासेस। और इन्होंने बहुत बड़ा योगदान दिया विडो रीमैरिज बिल को ड्राफ्ट कराने में। यही थे जो जिन्होंने सिग्नेचर पेटिशंस चलाए, बहुत सारा इनका विरोध हुआ। पीपल सच एज राधाकांत देब, दे रियली वर एंग्री। दे सेड दैट ब्रिटिशर्स कैन नॉट बी अलाउड टू इंटरफियर इन आवर कल्चर, बट ही परसिस्टेड। ईश्वर चंद्र विद्यासागर परसिस्टेड एंड ही कन्विंस्ड लॉर्ड डेलहाउसी कि ये बिल पूरा ड्राफ्ट होके रेडी हो गया, और बाद में डेलहाउसी चले जाएंगे और लॉर्ड कैनिंग आएंगे और उनके टाइम पर यह बिल पास करा के इसे एक्ट बनाया जाएगा। विडो रीमैरिज एक्ट बन जाएगा तब। तो विडो रीमैरिज बिल को प्रिपेयर कराने में किसका बड़ा हाथ है? ईश्वर चंद्र विद्यासागर और लॉर्ड डेलहाउसी का। पास कराया किसने? लॉर्ड कैनिंग ने। ऐसे करके याद रख सकते हो। इसी दौरान चार्टर एक्ट ऑफ 1853 भी आया। चार्टर एक्ट ऑफ 1833 हम लोगों ने पढ़ा था। 20 साल खत्म हुए, अब चार्टर एक्ट ऑफ 1853 का भी टाइम आ गया। आइए जानते हैं। इस समय 1853 आते आते चीजें चेंज हो रही थी। 1833 में तुमने देखा था ट्रेड मोनोपोली तो इनकी सब वैसे ही जा चुकी थी। तो लोग ये कह रहे थे कि भाई कोर्ट ऑफ डायरेक्टर का यूज है क्या? अब क्यों जबरदस्ती आपने डुअल कंट्रोल बना रखा है? इनको अबॉलिश करिए, खत्म करिए। दे हैव आउटलिव्ड देयर यूजफुलनेस। अब तो कोई ट्रेड एलिमेंट रहा ही नहीं, अब सब एडमिनिस्ट्रेशन बचा है और वो सारा बोर्ड ऑफ कंट्रोल करता है मैनेज। तो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर यहां लंदन में बैठ के क्या कर रहे हैं? कुछ नहीं कर रहे हैं। तो इनको हटाए जाने की बात हो रही थी कि भाई इनकी वजह से अननेसेसरी डीले होता है, इनके फालतू के खर्चे होते हैं। साथ ही साथ लोग ये कह रहे थे कि जो गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया है वो गवर्नर ऑफ बंगाल क्यों बना हुआ है? गवर्नर ऑफ बंगाल किसी दूसरे इंसान को बनाओ। ऐसे तो बायस हो सकता है ना भाई, मैं बंगाल का भी गवर्नर हूं और मैं पूरे भारत का भी गवर्नर जनरल हूं, तो बंगाल को लेके मेरा एक सॉफ्ट कॉर्नर रहेगा। तो वो बायस हटाने की बात हो रही थी। साथ ही साथ 1833 से लेके 53 के बीच में, 20 साल के बीच में गजब का टेरिटोरियल एक्सपेंशन कर चुकी थी ईस्ट इंडिया कंपनी। पंजाब जीत चुके थे, सिंध जीत चुके थे, लोअर बर्मा हथिया चुके थे, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स लगा लगा करके तमाम रियासतें अपने कब्जे में कर चुके थे डेलहाउसी। तो अब जब लैंड इतनी सारी बढ़ गई है तो आपको अपना एडमिनिस्ट्रेशन, अपना जुडिशियरी, वो सब भी तो उसी हिसाब से अब एक्सपैंड करना होगा ना। उस पूरे एरिया को भी तो अब अपने ऑर्गेनाइजेशन में, अपने स्ट्रक्चर में लेके आना होगा आपको। तो वो सारी जरूरतें थी जो एकदम ग्लेयरिंग रिक्वायरमेंट्स थी। और इस समय अब आ रहा है चार्टर एक्ट ऑफ 1853 जो कुछ इंटरेस्टिंग प्रोविजंस लेकर के आएगा। देखो क्या प्रोविजन। इन्होंने सबसे पहले तो यह बोला कि भैया चार्टर रिन्यूड बट नॉट फॉर 20 ईयर्स। अभी तक क्या हो रहा था याद करो, 1773 से हर 20 साल बाद ये क्या करते थे? चार्टर रिन्यूड फॉर 20 ईयर्स। अब ये कह रहे हैं चार्टर रिन्यूड
until parliament advises otherwise. मतलब कोई ने वो नहीं दिया गया ब्लैंकेट टाइम पीरियड की इतने साल तक अब आप सुरक्षित हैं. चार्टर रिन्यूड, बट वी विल सी. मतलब अब वो इनके मौके, इनके दिमाग में आ गया था कि अब जल्दी ही ये कंपनी को अबॉलिश करना है, क्राउन डायरेक्ट अब आएगा. फिर इन्होंने क्या बोला कि कोर्ट ऑफ डायरेक्टर में 24 आदमी बैठ के क्या फालतू कर रहे हैं, यहां पे कोई काम नहीं है इनके पास. 24 को घटा के 18 कर दिया गया. और 18 में भी पहले तो शेयर होल्डर बैठते थे, उन्होंने कहा नहीं, 6 out of 18 विल बी नॉमिनेटेड बाय द क्राउन. तो देख रहे हो ना, क्राउन अब कोर्ट ऑफ डायरेक्टर में भी एंट्री ले चुका है. फिर इन्होंने क्या बोला, इन्होंने कहा कि एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेटिव को डिफरेंट रखो. याद है 1833 में बोला गया था कि एक लॉ मेंबर बनेगा जो एग्जीक्यूटिव काउंसिल का हिस्सा होगा. जब लॉ बनेगा केवल तब, लेजिस्लेटिव पर्पस के लिए. मैकॉले को बनाया गया था पहला लॉ मेंबर. तो जब भी एग्जीक्यूटिव काउंसिल नया लॉ बनाती थी तो मैकॉले आके बैठ जाते थे, अपना इनपुट देते थे, लॉ बन जाता था, फिर ये चले जाते थे. अब 1853 में क्या कहा जा रहा है कि भैया ये सेपरेशन जो है एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेटिव का, इसको अलग लेवल पे लेके गए. अब ये लॉ मेंबर को तो फुल मेंबर बना दिया. मतलब लॉ मेंबर हमेशा बैठेगा एग्जीक्यूटिव काउंसिल में, लेकिन जब लेजिस्लेटिव पर्पस होगा, यानी कि जब कानून बनाने की बात आएगी, उस समय 6 मेंबर और बैठेंगे. साइज फॉर द पर्पस ऑफ लेजिस्लेशन वॉज इंक्रीज. लेजिस्लेटिव काउंसिल का साइज बढ़ा दिया गया. 6 और मेंबर बैठेंगे. एक बैठेंगे चीफ जस्टिस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, एक बैठेंगे जूनियर जस्टिस, और 4 लोग बैठेंगे जो अलग अलग प्रोविंस से आएंगे. एक नॉमिनी बैठेगा बंगाल का, एक मद्रास का, एक बॉम्बे का, और एक बैठेगा नॉर्थ वेस्ट प्रोविंस का. हर प्रोविंस से एक एक नॉमिनी आएगा और अब ये लोग मिल के कानून बनाएंगे. फिर ये सब लेजिस्लेटिव पर्पस वाले चले जाएंगे. दिस इज द स्टार्ट ऑफ इंडियन पार्लियामेंट. दिस इज द स्टार्ट ऑफ इंडियन पार्लियामेंट. बस यही कह सकता हूं फिलहाल के तौर पे, है ना. आई एम श्योर तुम लोग इसकी बात की ग्रेविटी समझ पाए होगे. ये जो पूरा ये क्या कहते हैं लेजिस्लेटिव काउंसिल होगी, इनको बोला गया दैट दे विल ऑपरेट ऑन द लाइंस ऑफ ब्रिटिश पार्लियामेंट. क्वेश्चन पूछ सकते हैं, डिस्कशंस कर सकते हैं, एटसेट्रा एटसेट्रा. एग्जीक्यूटिव से क्वेश्चन किया जाएगा, रिटन रिप्लाई मांगा जाएगा. तो इस तरह से एक तरह से ये ब्रिटिश पार्लियामेंट, इंडियन पार्लियामेंट की फाउंडेशन बन रही है आपकी आंखों के सामने. साथ ही साथ चार्टर एक्ट ऑफ 1853 में यह भी बोला गया कि भाई अब पेट्रनेज सिस्टम बंद करो. पेट्रनेज सिस्टम को बंद करने की, देखो कहीं ना कहीं 1833 में यह बोला गया था कि अब हम मेरिट बेस पे रिक्रूट करेंगे, ओपन कंपटीशन होगा. लेकिन काम ये 20 साल तक हो नहीं पाया, क्योंकि जो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स थे वो अपनी पेट्रनेज सिस्टम छोड़ नहीं रहे थे. पेट्रनेज सिस्टम बोले तो दैट द कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स विल नॉमिनेट पीपल, सिफारिश लगाएंगे लोगों की, तब वो ईस्ट इंडिया कंपनी में उन्हें एम्प्लॉयमेंट मिलेगी इंडिया में आके. बदले में ये लोग पैसा लेते होंगे, फेवर्स मांगते होंगे इन ऑफिसर्स से. तो ये पेट्रनेज सिस्टम फाइनली खत्म हुआ 1853 के चार्टर एक्ट में, जहां पे बोला गया कि अब ओपन कंपटीशन होगा और इस कंपटीशन में जो क्वालिफाई करेगा वो इंडिया में आके सिविल सर्विसेज में ज्वाइन कर सकता है, इररेस्पेक्टिव उसके पास सिफारिश इन कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स की है या नहीं है. तो ये पेट्रनेज सिस्टम 1853 से खत्म कर दिया गया. ओपन कंपटीशन का एरा आ गया. एक कमिटी बनाई गई विद थॉमस बैबिंगटन मैकॉले एज चेयरमैन कि भाई आप फर्स्ट ओपन कंपटीशन ऑर्गेनाइज कराइए. और पहला रिटन कंपटीशन, ओपन कंपटीशन जो सिविल सर्विसेज का हुआ वो लंदन में हुआ. 1855 में मैकॉले की कमिटी ने कराया. और अब इसी एग्जाम के थ्रू धीरे धीरे लोग निकल करके इंडिया में आने लगेंगे. ये एग्जाम केवल लंदन में हो रहा था, तो बहुत सारे इंडियंस जो चाहते थे वो भी दे नहीं पा रहे थे. तो धीरे धीरे ये डिमांड उठने लगेगी कि भाई ये एग्जाम आप इंडिया में भी कराओ.
यही है तुम्हारा सिविल सर्विसेज एग्जाम, जिसकी तैयारी के खातिर आज हम और तुम भी यहां पर मिल रहे हैं। मजेदार ना। तो ये यहां से ओपन कंपटीशन शुरू हो गया चार्टर एक्ट ऑफ 1853 से। फिर एक और बड़ी घटना जो इनके ही समय पर हुई, उस पर भी मैं थोड़ा सा लाइट जरूर डालूंगा। यह है संथाल हूल और संथाल रिबेलियन। जून 1855 से यह शुरू हुआ और जनवरी 1856 तक यह जाएगा। यह भी डलहौजी के टाइम पर ही हुआ। क्या था इसमें भी, और थोड़ा सा कुछ जान लेते हैं। संथाल एक ट्राइब थे यार, सेंट्रल एशिया के। अपनी प्रेसिडेंट भी संथाल है, मुर्मू, इजंट इट। तो हमें बताया जा रहा है कि ये संथाल जो है ना, ये लोग भाई अपना ट्राइबल ट्रेडिशन और तरीके से रहते थे। और इन लोगों को शुरुआत में ब्रिटिशर्स ने एनकरेज किया कि आप लोग, राजमहल हिल्स का एरिया है, झारखंड में लगता है, इसे दमीन कोह कहते थे, कि आप लोग यहां पर सेटल डाउन हो जाइए, अपने तरीके से रहिए। यहां पर आके संथल सेटल डाउन होने लगे, अपनी तरह से रहने लग गए। लेकिन इसी समय अंग्रेजों ने यहां पे परमानेंट सेटलमेंट सिस्टम शुरू कर दिया। जो हेरिडिटरी रेंट कलेक्टर्स थे उनको लैंड ओनर्स बना दिया, और ये बेचारे जो हमेशा से अपनी जमीनों से जुड़ के रहते चले आ रहे थे, ऑल ऑफ अ सडन दे बिकेम टेनेंट्स, बॉन्डेड लेबर्स। दे कुड बी किक्ड आउट बाय द ओनर्स। अगर वो टैक्स नहीं देंगे या अगर लैंडलॉर्ड को उनका शक्ल नहीं पसंद है तो उनको भगाया जा सकता है। साथ ही साथ इनके एरिया में बहुत सारे आउटसाइडर्स आने लगे, जिन्हें ये लोग पुकारते थे अपनी भाषा में डीकू, हिंदू मनी लैंडर, मुसलमान ट्रेडर, ब्रिटिश मिशनरीज, क्रिश्चियन मिशनरीज, ऑफिसर्स। ये सब लोग इनके एरिया में आने लग गए। ये लोग बेचारे पढ़े लिखे नहीं थे, उतने अवेयर नहीं थे ये वेस्ट की तरीकों से। इन लोगों से फर्जी डॉक्यूमेंट पे अंगूठा लगवा लगवा करके बहुत हाई इंटरेस्ट रेट पे लोन दिया जाता था, और जब वो पे ऑफ नहीं कर पाते थे तो इनकी जमीन, जो थोड़ी बहुत कुछ इनका कुछ भी होता था, प्रॉपर्टी इनको हैरेस किया जाता था। एंड दे वर इन अ वेरी बैड शेप। जून 1855 में हम लोग को बताया जा रहा है कि संथाल हूल शुरू हुआ, जब सिद्धू मुर्मू और कान्हू मुर्मू, उनके साथ उनके दो भाई और, चांद और भैरव, और उनकी बहनें फूलो और झानो, they somewhere provided the spiritual leadership for this rebellion. सिद्धू in a speech said कि मुझे रात को सपने में मां आई है, देवी मां, और उन्होंने कहा है कि हमें अंग्रेजों से लड़ना है। ये विक्टोरिया का राज मंदोदरी का राज है। मंदोदरी इज रावण's वाइफ, isn't it? हमें इसे खत्म करना है और संथाल राज लेके आना है। आगे बढ़ो, हम लोग के सामने इनकी गोलियां पानी बन जाएंगी। More than 10,000 Santals joined him. And they started massive insurrection in this region. नवंबर आते आते अंग्रेजों को मार्शल लॉ लगाना पड़ा. And then they got their all their finest of arms, weapons, guns. और इन्होंने हजारों संथलों को मार डाला, मौत के घाट उतार दिया. ब्रूटल सप्रेशन. हालांकि बाद में इन लोगों की बात को भी थोड़ा सा माना और एक एक्ट पास किया जिसके तहत इन्होंने बोला कि भाई संथल्स का जो ट्रेडिशनल तरीका है उसको डिस्टर्ब ना किया जाए. लेकिन सप्रेशन भी बहुत ब्रूटल इन्होंने किया. दिस इज नोन एज संथाल हूल या संथाल रिबेलियन. इसका भी ध्यान रखना, यह भी डलहौजी के ही टाइम पर हुआ है. फाइनली जिस बात से मैंने शुरुआत करी थी वो भी तुम्हें बता देता हूं. हिमाचल प्रदेश में एक बहुत खूबसूरत हिल स्टेशन है जिसका नाम है डलहौजी. ये डलहौजी ने खुद बसाया था 1850 में. यहां पर ये इन्होंने अपने ऑफिसर्स के लिए एक समर रिट्रीट टाइप स्टैब्लिश करने की कोशिश यहां पर करी थी. और लॉर्ड डलहौजी, इनका टेन्योर खत्म हुआ और इनकी जगह अब हम लोग के पास आएंगे लॉर्ड कैनिंग, जिनके टाइम पे रिबेलियन होगा, ईस्ट इंडिया कंपनी का रूल अबॉलिश होगा और क्राउन रूल आएगा और वाइसरॉय बनने शुरू हो जाएंगे. आई होप तुम्हें क्रॉनिकल्स ऑफ द ब्रिटिश राज को देख के मजा आ रहा हो.
and I'll see you in the next class. God bless you. Have fun.